Hello students, welcome to Allotrop classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, today we will discuss the most important 40 naming reactions related to organic chemistry. Okay, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट करती हैं और एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट ही होती हैं और एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सभी इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। फर्स्ट रिएक्शन जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो रिएक्शन है बच्चों वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो सभी रिएक्शन के मैंने यहाँ पर नोट्स रेडी किए हुए हैं और उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारी वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन में बच्चों क्या होता है, जैसे कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं, जब भी हम किसी भी एल्काइल हैलाइड के टू मॉलिक्यूल्स की आपस में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, मोस्टली एल्काइल हैलाइड्स में क्या लेते हैं हम यहाँ पर ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स लेते हैं। ओके, तो जब भी किन्हीं दो मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स की आपस में रिएक्शन होती है सोडियम मेटल और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या बनते हैं यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्केन्स बनते हैं। मतलब अगर हम 1 कार्बन एटम का एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो कार्बन एटम डबल हो जाते हैं और अगर 2 का लेंगे तो वो 4 हो जाते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिकल एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है जिसमें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो एल्काइल हैलाइड में होते हैं उससे जस्ट डबल कार्बन एटम्स बनते हैं हमारे सिमेट्रिकल एल्केन्स में। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, वुड्स रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट कन्वीनियंट मेथड है सिमेट्रिकल एल्केन्स को बनाने के लिए, जिसमें कि एल्केन्स जो है इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ आप देख सकते हैं, हमने एल्काइल हैलाइड लिया है CH3Br यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड, और उसके 2 मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन कराई है हमने सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हमें जो एल्केन मिला है सिमेट्रिकल एल्केन जो बना है वो है इथेन, जिसमें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जो हमारा एल्काइल हैलाइड था मिथाइल ब्रोमाइड उसमें जितने कार्बन एटम्स थे उससे जस्ट डबल कार्बन एटम यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, एथेन में। ओके, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। देखिए, जितने भी हम यहाँ पर नेमिंग रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं, टॉप मोस्ट 40 इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, सभी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं और आप प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स को चेक भी कर सकते हैं। वहाँ पर इनमें से हमेशा 1 या 2 नेमिंग रिएक्शन ज़रूर पूछी जाती है। ओके, तो आप इन रिएक्शंस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो सेकेंड रिएक्शन जो है हमारी वो है फिटिग रिएक्शन। देखिए, वुड्स रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट डिफरेंस क्या है कि वुड्स रिएक्शन में हम एल्काइल हैलाइड्स को यूज़ करते हैं, जबकि फिटिग रिएक्शन में हम एराइल हैलाइड्स यानी कि ऐसे हैलाइड्स जिनमें कि बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है उनके ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, दोनों में बस यही डिफरेंस है कि वुड्स रिएक्शन में हम एल्काइल हैलाइड को यूज़ करते हैं जबकि फिटिग रिएक्शन में हम एराइल हैलाइड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसकी कराई है, बेंजीन पर ब्रोमीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ब्रोमो बेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं हम यहाँ पर सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल जाता है, डाईफिनाइल का फॉर्मेशन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डाईफिनाइल भी बोल सकते हैं और बाईफिनाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिटिग रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन बच्चों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस यही है कि हम यहाँ पर एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन पर। नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स फिटिग रिएक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, और ये वुड्स रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन का एक तरीके से इसको कॉम्बिनेशन हम बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वुड्स रिएक्शन में हम एल्काइल हैलाइड्स को यूज़ करते हैं जबकि फिटिग रिएक्शन में हम एराइल हैलाइड्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वुड्स फिटिग रिएक्शन में क्या होगा, हम एक मॉलिक्यूल तो लेंगे एल्काइल हैलाइड का और दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे हम एराइल हैलाइड्स का, और जब हम उनको वार्म अप करेंगे सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें जो मिलती है वो होमोलोगस सीरीज़ मिलती है बेंजीन की। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉल्यूइन का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर, और साथ में
जो इथेन और बाइफिनाइल हमारे वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन में बन रहे थे एज अ प्रोडक्ट, वो यहाँ पर एज अ बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, मतलब वो बनते ज़रूर हैं, बल उनकी अमाउंट क्या होती है, कम होती है। एज अ मेन प्रोडक्ट यहाँ पर जो बनता है वो बनता है दोनों एल्काइल और एराइल हैलाइड के कॉम्बिनेशन से जो बन रहा है वो टॉल्यूइन बन रहा है। ठीक है, समझ आया आपको इतना? ठीक है, ये रिएक्शन जो यूज़ की जाती है वो की जाती है लॉन्ग चेन, नॉर्मल एल्काइल चेन जो साइड चेन यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर मिथाइल चेन प्रेजेंट है, उसकी चेन को लेंथी करने के लिए यूज़ की जाती है वुड्स-फिटिक रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों हमारी उल्मान रिएक्शन। तो उल्मान रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन भी सेम है। डिफरेंस क्या है फिटिक रिएक्शन में, जैसे कि आपने देखा कि हमने क्या यूज़ की थी, वहाँ पर सोडियम मेटल को यूज़ किया था। ठीक है, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस थी। यहाँ पर हम सोडियम मेटल को यूज़ ना कर कर हम कौन सी मेटल को यूज़ करेंगे, कॉपर पाउडर को यूज़ करेंगे इन ए सील्ड ट्यूब। तो जब भी हम आयोडोबेंजीन को हीटअप करते हैं कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में सील्ड ट्यूब में 473 केल्विन पर, तो बाइफिनाइल यानी कि डाइफिनाइल का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि फिटिक रिएक्शन में होता था। ठीक है, क्लियर होगी ये इक्वेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन सैंड मेयर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन। तो यहाँ पर मैंने दोनों रिएक्शन के जो एक साथ यूज़ किया है, दोनों रिएक्शन को, सैंड मेयर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन, ये दोनों एग्ज़ाम में एक साथ भी पूछी जा सकती है और दोनों को सेपरेट सेपरेट भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो दोनों को मैंने साथ में इसलिए लिया है क्योंकि दोनों में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। तो सैंड मेयर और गटरमैन रिएक्शन दोनों ही किस लिए यूज़ की जाती है, ये यूज़ की जाती है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को कन्वर्ट करने के लिए, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या बेंजोनाइट्राइल में कन्वर्ट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सैंड मेयर रिएक्शन में हमने जो रिएजेंट यूज़ किए हैं वो यूज़ किए हैं CuCl और HCl या CuBr HBr या CuCN और KCN। ठीक है, जबकि हमने गटरमैन रिएक्शन में कॉपर मेटल को यूज़ किया है। CuCl यहाँ पर हमने यूज़ किया है, यहाँ पर हम कॉपर मेटल को यूज़ कर रहे हैं। बस इतना ही डिफरेंस है सैंड मेयर और गटरमैन रिएक्शन में। बाकी यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट सेम है और जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो भी दोनों में सेम है। ठीक है, इसीलिए हमने दोनों रिएक्शंस को, सैंड मेयर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन को एक साथ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कार्बाइल अमीन रिएक्शन। देखिए सभी रिएक्शन जो हैं सभी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन भी उन्हीं में से एक है। ठीक है, तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन जो यूज़ की जाती है वो कब यूज़ की जाती है, जब हम किसी भी एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन को हीटअप करते हैं क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन को हीटअप करते हैं क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक यानी कि KOH में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, अल्कोहल प्रेजेंट होना चाहिए। तो जब भी हम किसी भी प्राइमरी अमीन, चाहे वो एलिफेटिक हो, जैसे कि हमने एक एग्जांपल यहाँ एलिफेटिक का लिया है और दूसरा एग्जांपल एरोमेटिक का लिया है, एनिलीन का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो जब भी हम इसको यूज़ करते हैं, हीटअप करते हैं क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ, तो एक ऑफेंसिव स्मेल वाला कंपाउंड बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। और उसी को हम कार्बाइल अमीन भी बोलते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन यूज़ की जाती है एज अ टेस्ट प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन में डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये रिएक्शन केवल और केवल प्राइमरी अमीन्स ही दे पाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर एनिलीन या इथाइल अमीन कन्वर्ट हो जाते हैं इथाइल आइसोसाइनाइड में और फिनाइल आइसोसाइनाइड में, जहाँ कर आपका N और C दोनों एक साथ आएंगे और इनके बीच में डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमारा हो जाएगा वो आइसोसाइनाइड ग्रुप हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई ये इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन। देखिए जितने भी हमने प्रीवियस रिएक्शन पढ़ी है उनमें हमने मोस्टली क्या किया है, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन के कंपाउंड्स को बनाया है, लेकिन फ्लोरीन के कंपाउंड्स को बनाना इतना इजी नहीं होता है। उसको
एक या दो पर्टिकुलर रिएक्शन की हेल्प से ही बना सकते हैं हम, और स्वार्ट्ज रिएक्शन उन्हीं रिएक्शन में से एक है जो कि फ्लोरीन के कंपाउंड्स को बनाने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। साथ ही ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहले हमें फ्लोरीन के कंपाउंड्स बनाने के लिए हमें क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपाउंड्स को बनाना होगा। ठीक है, तभी हम उनको कन्वर्ट कर पाएंगे फ्लोरीन के कंपाउंड्स में। ठीक है, तो फ्लोरीन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, क्लोरीन और ब्रोमीन के जो कंपाउंड्स है जैसे कि क्लोरो और ब्रोमो एल्केन्स है, उनको हम हीटअप करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स कंपाउंड्स के साथ। ठीक है, जैसे कि सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरिक फ्लोराइड, आर्सेनिक फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड और कोबाल्ट फ्लोराइड, इनके साथ आप यूज़ करेंगे, हीटअप करेंगे किसको, क्लोरो और ब्रोमो एल्केन्स को। तब वो जो ब्रोमीन और क्लोरीन होगा उसको फ्लोरीन एटम जो है वो रिप्लेस कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में CH3Br की जब रिएक्शन करा रहे हैं AgF से, तो फ्लोरीन ने ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया और जो ब्रोमो इथेन था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, फ्लोरोमीथेन में। ठीक है, समझ आया आपको इतना। अब उसके बाद यहाँ पर ऐसे ही हमने इथेन का एग्जांपल लिया है नीचे। ठीक है, ये ऊपर तो हो गया ब्रोमोमीथेन और यहाँ पर ये हो जाएगा फ्लोरोइथेन। ठीक है, ये क्लोरोइथेन। उसके बाद अगर आपके पास 2 या 3 हैलोजन एक साथ प्रेजेंट हो, आपके पास 2 या 3 हैलोजन एटम्स एक साथ एक ही कार्बन एटम पर अटैच हो, तब हम कौन से फ्लोराइड कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं, COF3 और SbF3 का यूज़ करते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पर, मेंडियस इक्वेशन। ठीक है, मेंडियस रिएक्शन में क्या होता है कि जब भी हम एल्काइल और एराइल साइनाइड्स को, ठीक है, जब भी हम एल्काइल और एराइल साइनाइड्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं प्राइमरी अमीन्स में, तो हम मेंडियस रिएक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मेंडियस रिएक्शन में क्या होता है कि एल्काइल और एराइल साइनाइड्स जो कि होते हैं उनको उनका रिडक्शन कराया जाता है किसके प्रेजेंस में, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट की। अब वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हो सकते हैं, आप जानते हैं कि नेसेंट हाइड्रोजन को हमें प्रोड्यूस करना होता है रिडक्शन के लिए, और नेसेंट हाइड्रोजन के लिए हम कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन विद पैलेडियम और निकल, रेड फास्फोरस विद हाइड्रोजन आयोडाइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम विद एल्कोहल। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो आपको याद होने ही चाहिए। जहाँ कहीं भी आपको रिएक्शंस में रिडक्शन कराना होता है वहाँ पर आप नेसेंट हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, और नेसेंट हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए आपको इनमें से किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर हमारे पास क्या है, मिथाइल साइनाइड है और क्या है, बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, बेंजीन पर CN ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये साइनाइड ग्रुप है, और जब N और C एक साथ आते हैं तो वो होता है आइसोसाइनाइड ग्रुप। ठीक है, या उसको CN को हम नाइट्राइल बोल सकते हैं और NC को हम बोल सकते हैं आइसोनाइट्राइल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 हाइड्रोजन हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे नाइट्रोजन के साथ। तो ये CH3CN कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में। ठीक है, सिमिलरली बेंजोनाइट्राइल भी कन्वर्ट हो जाएगा किस में, बेंजाइल अमीन में। समझ आया आपको। जब भी बेंजीन पर CH2 ग्रुप अटैच होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, CH2 ग्रुप अटैच होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल ग्रुप। ठीक है, तो बेंजाइल के साथ NH2 ग्रुप जुड़ा है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, बेंजाइल अमीन बोला है। ठीक है, समझ आया आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी बच्चों फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ठीक है, तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन भी क्लोरीन और ब्रोमीन के जो कंपाउंड्स होते हैं, क्लोरो और ब्रोमो एल्केन्स, जब हम उनको सोडियम आयोडाइड के साथ हीटअप करते हैं एसीटोन की प्रेजेंस में, तो आयोडो एल्केन्स बनते हैं। ठीक है, फिंकल-स्टीन जो रिएक्शन है, जैसे स्वार्ट्स रिएक्शन आपकी यूज़ हो रही थी फ्लोरीन के कंपाउंड्स बनाने के लिए, उसी तरीके से फिंकल-स्टीन रिएक्शन भी स्पेसिफिकली यूज्ड होती है आयोडीन के कंपाउंड्स को बनाने के लिए। तो क्लोरीन और ब्रोमीन को आयोडीन जो है वो रिप्लेस कर देती है, और वहाँ पर ब्रोमीन की जगह यहाँ आप देख सकते हैं आयोडीन अटैच हो गया है। ठीक है, समझ आया आपको इतना। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फिंकल-स्टीन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन पर। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी बच्चों डो प्रोसेस।
ठीक है। डो प्रोसेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये यूज़ की जाती है फिनॉल के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो फिनॉल के फॉर्मेशन कैसे होता है डो प्रोसेस की हेल्प से? सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन को हम हीट अप करते हैं किसके साथ, NaOH के एक्वस सॉल्यूशन के साथ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर पर, जो कि होगा 623 केल्विन एंड 300 ATM प्रेशर। तो जो क्लोरोबेंजीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड में। यहाँ आप देख सकते हैं क्लोरोबेंजीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो गया है। और जब भी सोडियम फिनॉक्साइड को फिनॉल में कन्वर्ट करना है तो Na को हमें रिप्लेस करना होगा हाइड्रोजन की हेल्प से। तो हम यहाँ पर इसकी क्या कराएंगे, इसका एसिडिफिकेशन कराएंगे, मतलब एसिड से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो डाइल्यूट HCl से जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर NaCl सेपरेट हो जाएगा और हाइड्रोजन किसके प्लेस पर आ जाएगा, सोडियम की, ठीक है। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनॉल का। तो इस तरीके से डो प्रोसेस की हेल्प से आप क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, फिनॉल में, ठीक है। ये रिएक्शन यूज़ की जाती है फिनॉल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की हो सकती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। हम दोनों रिएक्शन को वन बाय वन यहाँ एक ही साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम में आपसे सेपरेट सेपरेट पूछी जाएगी, बट हम दोनों को एक साथ हमने इसलिए लिया है ताकि आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है कि जब भी हम किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में, ठीक है, जब भी हम किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में एल्काइल या एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, एक लुईस एसिड कैटलिस्ट के, जो कि होता है एनहाइड्रस AlCl3, यानी कि एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये लुईस एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें एल्काइलेशन कराना है तो हम रिएक्शन कराएंगे किससे, मिथाइल क्लोराइड से। और अगर हमें एसाइलेशन कराना है तो हम किससे रिएक्शन कराएंगे, या तो एसिटिल क्लोराइड से या एसिटिक एनहाइड्राइड से, ठीक है। समझ आया आपको इतना? उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर बेंजीन पर हाइड्रोजन होती है, तो हाइड्रोजन किससे रिएक्शन करेगी, इस क्लोरीन से HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा बेंजीन से, तो बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, टॉल्यूइन में। इस तरीके से बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड में हमने एल्काइल ग्रुप को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और अगर यही रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड के, तो यहाँ पर हम CH3CO यानी कि इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज नॉन एज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। तो दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आप एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो रिएक्शन होगी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और अगर आप एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो रिएक्शन होगी आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। समझ आया आपको इतना? दूसरी बात, दोनों में जो लुईस एसिड कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं हम, दोनों में ही सेम होगा वो कौन सा होगा, एनहाइड्रस AlCl3। आप FeCl3 भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो भी एज अ लुईस एसिड ही वर्क करता है। FeBr3 भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम एनहाइड्रस AlCl3 का ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो ईजिली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी बच्चों पर्किन रिएक्शन, ठीक है। तो पर्किन रिएक्शन का क्या यूज़ है, पर्किन रिएक्शन यूज़ की जाती है एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड को बनाने के लिए, जो कि होता है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अल्फ़ा बीटा का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर दो ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, एक तो अल्फ़ा ग्रुप होगा और एक बीटा ग्रुप होगा। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि उसके बीच में या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जिनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वही कंपाउंड्स हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक है। और एसिड ग्रुप होगा उसमें, इसीलिए उसको बोला जाता है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। और इस इम्पॉर्टेंट एसिड का नेम क्या होता है बच्चों, सिनेमिक एसिड, ठीक है। क्या होता है इसका नेम, सिनेमिक एसिड। तो जब भी इस रिएक्शन में होता क्या है, पर्किन रिएक्शन में जब भी हम एरोमेटिक एल्डिहाइड, किसी भी एरोमेटिक एल्डिहाइड को हीटअप करते हैं किसके साथ, एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ, सोडियम
साल्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। जिस भी एसिड को हमें बनाना होता है, जिस भी एसिड को हम लेते हैं, उसी के सोडियम साल्ट की प्रेजेंस में अगर हम हीटअप करते हैं तो एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के थ्रू हमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मिलता है, जिसको हम सिनेमिक एसिड बोलते हैं। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, पर्किन रिएक्शन। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है बच्चों, बेंजल्डिहाइड एक एल्डिहाइड लिया है हमने, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड ही इस रिएक्शन को देंगे, एलिफेटिक एल्डिहाइड इस रिएक्शन को नहीं देते हैं। और हमने साथ में लिया है एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसको हमने ओपन करके यहाँ पर नोट करा है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर H2 ने O के साथ बॉन्ड बना लिया है, सेपरेट हो जाएगा वाटर, और यही डबल बॉन्ड इस टाइप से कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो दोबारा से हम ये इंटरमीडिएट जो कंपाउंड बनता है इसको बॉयल करेंगे वाटर के साथ, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो OH ग्रुप जो होगा वाटर का वो ऊपर वाले ग्रुप के साथ सेपरेट हो जाएगा, और CH3COOH, ठीक है। जो एसिड सेपरेट होगा, जिसका हमने साल्ट लिया था हमने, वही एसिड यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा। देखिए ये है CH3COONA, और इसी का एसिड क्या हो जाएगा, CH3COOH, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला एसिड हमारा बना है C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOOH, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिनेमिक एसिड, या बोल सकते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पर्किन रिएक्शन, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन पर आ जाते हैं, इटार्ड रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। इटार्ड रिएक्शन कहाँ पर यूज़ की जाती है, ये रिएक्शन यूज़ की जाती है बेंजल्डिहाइड के फॉर्मेशन के लिए। जब भी हम टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन कराते हैं एक स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जो कि होता है क्या, क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड। इसको हम CCl4 या कार्बन डाइऑक्साइड CH2 की प्रेजेंस में जब हम इसकी टॉल्यूइन से रिएक्शन कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। साथ में बीच में एक इंटरमीडिएट या ब्राउन कॉम्प्लेक्स भी बनता है, उसको जब हम हीटअप करते हैं, उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तब हम क्या देखते हैं कि टॉल्यूइन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बेंजल्डिहाइड में। समझ आया आपको? तो रिएक्शन आपके सामने है, आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन में जो पैरा नाइट्रोटॉल्यूइन है और पैरा क्लोरोटॉल्यूइन है वो भी यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। टॉल्यूइन तो हमने यूज़ की है इस रिएक्शन में, अगर आप चाहें तो पैरा नाइट्रोटॉल्यूइन या पैरा क्लोरोटॉल्यूइन भी यूज़ कर सकते हैं, उसी के जैसे कंपाउंड बन जाएंगे, ठीक है। जैसे टॉल्यूइन यूज़ किया है तो बेंजल्डिहाइड बन रहा है, और अगर आप पैरा नाइट्रोटॉल्यूइन यूज़ करेंगे तो पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनेगा, अगर आप पैरा क्लोरोटॉल्यूइन यूज़ करेंगे तो पैरा क्लोरो बेंजल्डिहाइड बनेगा। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन पर। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रोज़नबूर्ग रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो रोज़नबूर्ग रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी हम हाइड्रोजन गैस को बॉइलिंग ज़ाइलिन, ठीक है, बॉइलिंग ज़ाइलिन के साथ सॉल्यूशन में एसिड क्लोराइड के साथ प्रेजेंस में हीटअप करते हैं, किसके साथ, पैलेडियम कैटलिस्ट और बेरियम सल्फेट के साथ, तो ये आपका एसिड क्लोराइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्डिहाइड में। ये रिएक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये रिएक्शन बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। तो आप इसको केवल 12th क्लास के लिए ही इम्पॉर्टेंट ना समझें, ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी, IIT JEE में भी, नीट में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी कई बार पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक वर्ड यूज़ किया है ज़ाइलिन, तो ज़ाइलिन की मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर को नोट किया है कि अगर बेंजीन पर आप जानते हैं कि एक CH3 ग्रुप अटैच हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन, और अगर दो CH3 ग्रुप एक साथ अटैच हो तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ज़ाइलिन बोलते हैं। अगर वो ऑर्थो पोजीशन पे होगा तो ऑर्थोज़ाइलिन कहलाएगा, और अगर वो पैरा पोजीशन पर होगा तो पैराज़ाइलिन कहलाएगा। मैंने दोनों की स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, साइड में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एसिड क्लोराइड RCOCl की रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम बेरियम सल्फेट बॉइलिंग ज़ाइलिन की प्रेजेंस में। तो ये जो Cl वाला पार्ट है वो हाइड्रोजन के साथ HCl की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ पर RCO जो ग्रुप है उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन, तो CHO ग्रुप बन जाएगा, CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। तो इस तरीके से रोज़नबूर्ग रिएक्शन की हेल्प से आप एसिड क्लोराइड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, होफमैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन। ठीक है, तो होफमैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन कहाँ पर यूज़ की जाती है? जितने भी प्राइमरी एमाइड्स होते हैं उनको हम प्राइमरी अमीन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं होफमैन ब्रोमो एमाइड की हेल्प से। ध्यान रखिएगा कि जब भी हम प्राइमरी एमाइड को कन्वर्ट करेंगे प्राइमरी अमीन में, तो जो कंपाउंड बन रहे हैं हमारे प्राइमरी अमीन, उसमें जो कार्बन एटम होगा वो लिए गए हमारे कंपाउंड से यानी कि प्राइमरी एमाइड से उसमें एक कार्बन एटम हमेशा कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिएक्शन में होता क्या है कि प्राइमरी एमाइड को हम हीट अप करते हैं किसके साथ? ब्रोमीन और NaOH के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, NaOH भी आप यूज़ कर सकते हैं और KOH भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जो एमाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है अमीन में। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? होफमैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? होफमैन डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड। डिग्रेडेशन मतलब क्योंकि यहाँ पर कार्बन एटम कम होते चले जाएंगे। अगर आपके पास 2 कार्बन एटम है तो एक रह जाएगा, एक कार्बन एटम उससे कम होगा। ठीक है, हमेशा। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? होफमैन डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड्स। यहाँ पर हमने एसिटामाइड यूज़ किया है और एक बेंजामाइड यूज़ किया है रिएक्शन कराने हैं। तो एसिटामाइड कन्वर्ट हो गया किस में? मिथाइल अमीन में। यहाँ कितने कार्बन एटम थे? 2, और यहाँ कितने बचे हैं? 1। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बेंजामाइड की रिएक्शन कराई तो एनिलीन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर कार्बन एटम थे 7 और यहाँ पर कितने बच गए? 6। तो एक कार्बन एटम हमेशा कम हो जाएगा। बाकी NaBr, KBr, Na2CO3 और K2CO3 ये हमारे क्या हो जाएंगे? एज अ साइड प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया है कि इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम कम होते चलाएंगे, इसीलिए इस कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन कन्वर्जन भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना? नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन पर। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी स्टूडेंट्स क्लीमेंशन रिडक्शन। तो जैसा कि आपको नेम से ही क्लियर हो गया होगा कि ये जो रिएक्शन है वो रिडक्शन के लिए यूज़ की जाएगी। तो यहाँ पर क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या होता है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन को उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स में हम रिड्यूस करते हैं किसकी हेल्प से? जिंक अम्लगम और कंसनट्रेटेड HCl की हेल्प से। अब ये जिंक अम्लगम क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए कि जिंक मेटल या कोई भी मेटल जब मरकरी के साथ हम यूज़ करते हैं उसका जो जॉइंट कंपाउंड होता है उसको हम अम्लगम बोलते हैं। ठीक है, तो जिंक अम्लगम क्या हो जाएगा? ZnHg। ZnHg और कंसनट्रेटेड HCl के साथ जब भी आप किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन को रिएक्शन कराएंगे तो ये जो जिंक अम्लगम और कंसनट्रेटेड HCl है ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते वर्क करेंगे और क्या प्रोवाइड करेंगे उसको? नेसेंट हाइड्रोजन, और उस एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर देंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में। कॉरस्पॉन्डिंग से मतलब हुआ कि अगर आपके पास जो कंपाउंड है रिएक्टेंट है उसमें 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे तो 2 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन में उसको क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं एसिटाल्डिहाइड, यहाँ पर कितने कार्बन एटम है? 2 कार्बन एटम है। तो 2 कार्बन एटम वाला हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इथेन। एसीटोन में कितने कार्बन एटम है? 3। तो 3 कार्बन एटम वाला जो एल्केन होता है वो क्या होता है? प्रोपेन। इसी तरीके से एसिटोफिनोन हमने यहाँ यूज़ किया है जो कि एक एल्डिहाइड कीटोन कंपाउंड होता है। ठीक है, उसको भी इसको इसमें किस में कन्वर्ट कर दिया? किसमें? इथाइल बेंजीन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये रिडक्शन जो है इम्पॉर्टेंट जो वर्क करता है वो कीटोन्स के साथ ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन देता है। एल्डिहाइड्स के साथ भी ये रिएक्शन हो सकती है बट इसका जो इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलर रिजल्ट आता है वो किसके लिए आता है? कीटोन्स के लिए आता है। ठीक है, तो जब भी आपको एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करना हो तो हम कौन सी रिएक्शन का यूज़ करते हैं? जिंक अम्लगम रिएक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जितनी भी हम नेमिंग रिएक्शन में आपको पढ़ा रहा हूँ ये इसीलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एग्ज़ाम में या तो इनसे नेमिंग रिएक्शन डायरेक्टली पूछ ली जाती है या फिर आपसे क्या पूछा जाएगा? जो कन्वर्जन्स पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स वहाँ पर इन रिएक्शंस का बीच में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जब तक आपको नेमिंग रिएक्शन सभी जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है वो क्लियर नहीं होगी तब तक आप उन इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कन्वर्जन्स को ईजिली सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्या आनी चाहिए? नेमिंग रिएक्शन आनी चाहिए। ठीक है, तो आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपके लिए कन्वर्जन्स जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। तो पहले आप इन
इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन की प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि वो वीडियो समझने के लिए, एक्सप्लेनेशन उसकी समझने के लिए आपके लिए काफ़ी इजी हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं, अपनी एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन आपने क्लास 10th में भी पढ़ी है बच्चों। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन नेम से आपको याद आ जाना चाहिए। तो जब भी हम एल्कोहल्स की रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से कंसनट्रेटेड H2SO4 या डाइल्यूट HCl गैस की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं हम, जहाँ पर हम डाई एजोनियम साल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि बेंजीन पर अगर N2Cl ग्रुप अटैच हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, और मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, एरोमेटिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का। ठीक है, यहाँ आप इसकी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, ये है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो जब भी हम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को हीटअप करते हैं, ठीक है, इसके कोल्ड सॉल्यूशन को प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स के साथ साथ ही डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं लो टेम्परेचर पर, यानी कि कोल्ड सॉल्यूशन को जब 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड हम यूज़ करते हैं, तो दोनों के रिएक्शन से NaNO2 और HCl की रिएक्शन से एक कंपाउंड बनता है नाइट्रस एसिड, और वही नाइट्रस एसिड रिएक्शन करता है फिर किसके साथ, एनिलीन के साथ, और उसको कन्वर्ट कर देता है डाईएजोनियम साल्ट में। अगर आप HCl यूज़ कर रहे हैं तो आपका बनेगा, जो साल्ट बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, और अगर आप H2SO4 यूज़ करते हैं तो आपका साल्ट जो बनेगा वो होगा बेंजीन डाईएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों हमारी हुन्स डिकर रिएक्शन। ठीक है, हुन्स डिकर रिएक्शन कहाँ पर यूज़ की जाती है, ये भी हमारी एक स्टेप डाउन कन्वर्जन की तरह ही यूज़ होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब भी हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट को, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, RCOOH। ठीक है, तो इसका सिल्वर साल्ट क्या होगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे हम किसके थ्रू, सिल्वर मेटल के थ्रू, तो ये बन जाएगा सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको जब हम हीटअप करते हैं ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ इसकी रिफ्लक्सिंग कराते हैं, तो जो कंपाउंड है उसमें एक कार्बन एटम हमेशा कम आता है, और जो एसिड का साल्ट था, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड, वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, ब्रोमो एल्कीन में। ठीक है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन कन्वर्जन भी बोल सकते हैं। जैसा कि होपमैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन में आपने देखा था कि एक एक कार्बन एटम कम होता चला जाता है, उसको भी हम स्टेप डाउन कन्वर्जन बोलते हैं, और हुन्स डिकर रिएक्शन को भी हम स्टेप डाउन कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। अब हम पढ़ने वाले हैं, दो रूल है, पहले हम पढ़ेंगे मार्कोनिकॉफ रूल और फिर हम पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो बात करते हैं पहले मार्कोनिकॉफ रूल की। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी, इसको ध्यान से समझेंगे, और ये कन्वर्जन्स में बहुत ही बार यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट क्या होता है, जिसमें कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अनसिमेट्रिकल इसलिए बोला क्योंकि जो डबल बॉन्ड है उसके दोनों साइड जो पार्ट होगा वो अलग अलग होगा। अगर दोनों साइड का जो पार्ट है वो एक जैसा हो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। और जब दोनों पार्ट अलग अलग हो, जैसे कि यहाँ पर हमने लिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, तो हमेशा जब HBr से रिएक्शन होती है, मार्कोनिकॉफ रूल में भी और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में भी, ठीक है, तो HBr की जब रिएक्शन होगी तो HBr में एक तो पॉजिटिव पार्ट होता है हाइड्रोजन और एक नेगेटिव पार्ट होता है ब्रोमीन। ठीक है, तो हमेशा नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम पर जाकर अटैच होता है। ठीक है, किसका, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का नेगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन एटम से अटैच होता है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन एटम से अटैच होता है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होते हैं। ठीक है, जैसे ब्रोमीन है यहाँ पर, इसका नेगेटिव पार्ट, और ये दो कार्बन एटम है जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इससे तो अटैच होगा ही नहीं।
ठीक है। किससे अटैच होगा? जहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ब्रोमीन किस कार्बन पर अटैच होगा? जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम हो, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किस पर कम है? इस सेकंड कार्बन पर। तो बनेंगे आपके दोनों प्रोडक्ट, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? जहाँ पर ब्रोमीन इस कार्बन पर अटैच होगा, ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, और दूसरे वाला क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। इस रूल को हम क्या बोलते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं, ठीक है। इसी का जस्ट अपोजिट है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या इसी को हम खैराश या पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? इस रिएक्शन में हम HBr सेम रिएक्शन कराएंगे, बट यहाँ पर किसकी प्रेजेंस होना ज़रूरी है? पर ऑक्साइड की प्रेजेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। एरो के ऊपर आप क्या नोट करेंगे? पर ऑक्साइड हमेशा नोट करना है आपको। अगर आप पर ऑक्साइड नोट नहीं करेंगे तो एग्जामिनर उसको क्या समझेगा? मार्कोनिकॉफ रूल समझेगा। और अगर आप पेरोक्साइड यूज़ करेंगे तो आप उसके मतलब क्या है कि आप वहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल में क्या था? नेगेटिव पार्ट जो है ब्रोमीन जो है वो वहाँ पर अटैच हो रहा था जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन एटम पर कम होते थे। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होगा? नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम पर अटैच होगा जहाँ पर हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे, ठीक है। जस्ट अपोजिट हो गया ना दोनों में। तो यहाँ पर भी दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन अब की बार जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा जहाँ पर नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम से अटैच होगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो जो प्रीवियस रिएक्शन में मेजर पार्ट था वो यहाँ माइनर हो जाएगा, और जो वहाँ माइनर पार्ट था वो यहाँ पर मेजर पार्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ आया आपको दोनों रूल? और दोनों रूल में क्या डिफरेंस है ये भी आपको ध्यान रखना है। बस यहाँ पर आपको हमेशा एरो के ऊपर क्या यूज़ करना है? पर ऑक्साइड नोट जरूर करना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी बेंजोइन कंडेंसेशन। ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड को बनाने के लिए यूज़ की जाती है, और उस इम्पॉर्टेंट कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? बेंजोइन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेंजोइन का फॉर्मेशन होता है, दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज नॉन एज बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है। तो जब भी हम बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स को एल्कोहलिक या इथेनॉलिक KCN के साथ हीटअप करते हैं तो वो दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं? रीअरेंजमेंट होता है वहाँ पर। एक तरीके से बोल सकते हैं जैसे कि टोटोमेरिज में पढ़ाया गया आपको कि वहाँ पर एक मॉलिक्यूल के जो एटम हैं वो दूसरे पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं आपस में, ठीक है। जैसे इसका ये हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा, यहाँ पर OH ग्रुप आ जाएगा, और यहाँ पर CO ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो ये इनमें से रिप्लेसमेंट होगा, बस एक मॉलिक्यूल से एक एटम दूसरे मॉलिक्यूल पर चला जाएगा, ठीक है। और जॉइंट कंपाउंड बनता है। इसी जॉइंट कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? बेंजोइन बोलते हैं। और इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? बेंजोइन कंडेंसेशन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी बाल्ज शीमैन रिएक्शन, ठीक है। तो बाल्ज शीमैन रिएक्शन में क्या होता है? ये भी हमारी जैसे कि आपको स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ाई गई है, स्वार्ट्स रिएक्शन में फ्लोरीन के कंपाउंड्स हम बनाने के लिए उसको यूज़ करते हैं, उसी तरीके से बाल्ज शीमैन रिएक्शन को भी हम क्या बनाने के लिए यूज़ करते हैं? फ्लोरीन के कंपाउंड्स। बस ध्यान रहे कि आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन एराइल और एल्काइल दोनों टाइप के फ्लोरीन के कंपाउंड बनाने के लिए यूज़ की जाती है, जबकि बाल्ज शीमैन रिएक्शन केवल और केवल एराइल फ्लोराइड्स बनाने के लिए ही यूज़ की जाती है। तो इसमें क्या होगा? एनिलीन की हम रिएक्शन कराएंगे किससे? NaNO2 और हाइड्रोजन बोरोन फ्लोराइड से, तो एक जॉइंट कंपाउंड बनेगा डाइएजोनियम साल्ट, यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और इसको जब हम हीटअप करेंगे तो नाइट्रोजन गैस सेपरेट होगी, साथ में एक लुइस एसिड BF3 सेपरेट होगा, और क्या बनेगा इंपॉर्टेंट कंपाउंड? फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? बाल्ज शीमैन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। डाईएजोटाइजेशन, पहले यहाँ पर बाल्ज शीमैन रिएक्शन में क्या होती है? डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन होती है। उसके बाद जो आपके पास कंपाउंड बनेगा कौन सा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड टेट्राफ्लोरोबोरेट, उसको जब हम हीटअप करते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फ्लोरोबेंजीन में, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन आपको नेम से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बड़े कंपाउंड्स की आपस में कपलिंग होगी, ठीक है। मतलब वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? कपलिंग रिएक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट्स जो होते हैं जो आपको पढ़ाए गए हैं, कौन कौन से? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, या बेंजीन डाइएजोनियम
बोरोन फ्लोरेट। ठीक है, तो ये जो अभी हमने पढ़ा था टेट्राफ्लोरोबोरेट, ये भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया कि जब भी आप रिएक्शन कराते हैं बेंजीन डाइअजोनियम साल्ट की हेल्प से, तो हमेशा हम यूज़ करते हैं बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का। ठीक है, ये इसको हम सिंपली ये भी नोट कर सकते हैं, बेंजीन के ऊपर N2Cl, ये भी बुक्स में लिखा हुआ मिले तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड ही है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली रिएक्शन में हमने इसकी फिनोल से रिएक्शन कराई है। ठीक है, तो HCl सेपरेट हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ऑरेंज कलर की डाई बनेगी। इसी तरीके से एनिलीन से रिएक्शन कराएंगे तो येलो डाई बनेगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी डाइज बनाने के लिए यूज़ की जाती है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इस रिएक्शन का, आपने लैब्स में, केमिस्ट्री लैब में जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपने प्रैक्टिकल किए होंगे बच्चों टाइट्रेशन के, तो वहाँ पर हम कुछ इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हम फिनोफ्थलीन यूज़ करते हैं, मिथाइल ऑरेंज यूज़ करते हैं। तो वो जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है वो इसी रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन की हेल्प से बनाया जाता है। मैंने उस रिएक्शन को भी यहाँ पर नोट किया है नीचे, ये देखिए आप यहाँ पर बेंजीन डाइअजोनियम साल्ट लेंगे हम सल्फानिलिक एसिड का, सल्फानिलिक एसिड यानी कि बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड पर हम SO3Na ग्रुप को जोड़ देंगे और इसकी रिएक्शन कराएंगे NN डाई मिथाइल एनिलीन से। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बन रहा है जॉइंट कंपाउंड, बड़ा सा कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल ऑरेंज बोलते हैं। ठीक है, कुछ नहीं आपको करना है, बस यहाँ पर इसके हाइड्रोजन को HCl की फॉर्म में सेपरेट कर देना है और दोनों को एक दूसरे से अटैच कर देना है। ठीक है, समझ आया आपको इतना। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन पर, स्टीफन रिडक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन भी हमारी जो हुंस-स्टिकर रिएक्शन है, ठीक है, उसी की तरह रिडक्शन के लिए यूज़ की जाती है। समझ आया आपको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल्काइल और एराइल साइनाइड्स को रिड्यूस करेंगे उनके इमिनोक्लोराइड्स में। ठीक है, तो पहले उनके इमिनोक्लोराइड्स बनेंगे और उसको क्या करेंगे हम, बॉयल करेंगे फिर वाटर की प्रेजेंस में, तो जो कंपाउंड बनेंगे वो क्या बनेंगे, एल्डिहाइड्स बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो एल्काइल और एराइल साइनाइड्स थे उनका रिडक्शन हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड्स में। इसीलिए इस रिएक्शन को हम स्टीफन रिएक्शन बोल सकते हैं, या क्योंकि रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, स्टीफन रिडक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन यूज़ की जाती है एल्डिहाइड्स के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का होना ज़रूरी है, तो हमने यहाँ पर लिया है टिन क्लोराइड और उसका HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो SnCl4, और इस तरीके से नेसेंट हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा। यही नेसेंट हाइड्रोजन फिर जो एल्काइल और एराइल साइनाइड्स हैं उनका रिडक्शन करेगी। यहाँ आप देख सकते हैं पहले हमने एसीटोनाइट्राइड लिया, उसका रिडक्शन हुआ। ठीक है, टिन और HCl की प्रेजेंस में, तो बने हैं हमारे क्या, इमिनोक्लोराइड्स। ये जो कंपाउंड्स आपको जॉइंट दिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, इसको हम क्या बोलते हैं, इमिनोक्लोराइड्स बोलते हैं। फिर इनको हम हीट अप करते हैं तो ये पार्ट इसका सेपरेट हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी, यहाँ पर CH3CHO बन जाएगा और साथ ही NH4Cl अमोनियम क्लोराइड सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों हमारी हेल वोल्हार्ड ज़िलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, हेल वोल्हार्ड ज़िलेंस्की रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। तो इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, जितने भी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हो, अल्फा हाइड्रोजन्स किसको बोलते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पर CH3COOH, तो जो ग्रुप प्रेजेंट होता है उससे जस्ट अगला कार्बन हमारा अल्फा होता है, उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा। उससे जो नेक्स्ट होगा उसको हम बीटा बोलते हैं, फिर गामा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो इन्हीं हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अगर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो वो एसिड इस रिएक्शन को कभी नहीं दे सकेगा। ठीक है, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनकी हम रिएक्शन कराते हैं फास्फोरस और क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ। ठीक है, तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे अल्फा कार्बन पर, जब तक वो सभी हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाएंगे क्लोरीन या ब्रोमीन के हेल्प से, तब तक ये रिएक्शन होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर CH3COOH है तो CH3COOH, तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास अल्फा कार्बन और इस पर हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 3। तो जब तक ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाएंगे क्लोरीन की हेल्प से या ब्रोमीन की हेल्प से, तब तक ये रिएक्शन होती रहेगी।
तो पहले एक कार्बन रिप्लेस हुआ यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, पहले एक कार्बन रिप्लेस हुआ, ठीक है, एक क्लोरीन अटैच हुआ, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, एक क्लोरीन यहाँ पर अटैच हो गया, फिर दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, फिर तीसरा हाइड्रोजन। अब आगे रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर जो अल्फ़ा कार्बन है उस पर कोई भी हाइड्रोजन, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं बचा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने लिया है यहाँ पर, देखिए COOH, इससे जस्ट अगला कार्बन हो गया अल्फ़ा, अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएगा, उससे अगला क्या हो जाएगा बीटा, लेकिन रिप्लेसमेंट केवल उन्हीं हाइड्रोजन का होगा जो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होंगे। अल्फ़ा हाइड्रोजन्स यहाँ पर कितने हैं, 2, तो 2 बार रिएक्शन होगी, पहले एक Br अटैच होगा, फिर दूसरा Br अटैच होगा, आगे ये रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि आगे इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन्स नहीं बचे हैं, यहाँ पर कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, केवल बीटा हाइड्रोजन्स बचे हैं। और ये रिएक्शन पर्टिकुलर रिएक्शन होती है किसके लिए, अल्फ़ा हाइड्रोजन्स के लिए। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज़-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन पर आ जाइए, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जब भी आप कराएंगे तो इसमें होता क्या है, एक मॉलिक्यूल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए डी का मतलब होता है सेपरेट करना, और कार्बोक्सिल का मतलब हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को हम कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सोडियम या पोटेशियम साल्ट हम लेंगे, या एसिड भी ले सकते हैं, उसमें से आपको कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना होता है। और ये रिएक्शन किसकी हेल्प से होती है, ये रिएक्शन होती है सोडा लाइम की हेल्प से। सोडा लाइम क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का। तो जब भी हम हीटअप करते हैं तो Na2CO3 सेपरेट हो जाता है, Na2CO3 में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड के सेपरेट होने की वजह से ही इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो एसिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल के बाद कन्वर्ट हो जाता है किस में, एल्केन्स में, ठीक है, एल्केन्स बोल सकते हैं, या बेंजीन में कन्वर्ट होगा। अगर आप बेंजीन का कंपाउंड ले रहे हैं तो वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ आया आपको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आज चलते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन पर, अपनी कॉल्बे श्मिट रिएक्शन, ठीक है। तो कॉल्बे श्मिट रिएक्शन में क्या होता है कि सोडियम फिनॉक्साइड किसको बोलते हैं हम, जब बेंजीन रिंग पर ONa ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। अगर OH ग्रुप हो तो वो फिनोल होगा, और हाइड्रोजन को अगर हम हटा देंगे, Na सोडियम वहाँ पर रख देंगे, तो वहाँ पर आ जाता है क्या, सोडियम फिनॉक्साइड उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी हम सोडियम फिनॉक्साइड को हीटअप करते हैं किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, 4 से 5 डिग्री या 4 से 7 ATM प्रेशर पर, 400 केल्विन टेम्परेचर पर, तो पहले सोडियम फिनॉक्साइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सोडियम सैलिसिलेट में, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और फिर ये कन्वर्ट होता है किसमें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सैलिसिलिक एसिड में, इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये मेडिसिन्स में यूज़ होता है सैलिसिलिक एसिड, आपने कभी देखा हो जो मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं उनमें पीछे लिखा होता है सैलिसिलिक एसिड, उसमें इंपॉर्टेंट कंपाउंड की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सैलिसिलिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए हम किस रिएक्शन का यूज़ करते हैं, कॉल्बे रिएक्शन का, या इसको हम बोलते हैं कॉल्बे श्मिट रिएक्शन, ठीक है। इसमें ऑर्थो भी कंपाउंड बनता है सैलिसिलिक एसिड का, और पैरा कंपाउंड भी बनता है। बट सैलिसिलिक एसिड किसको बोलते हैं, जो ऑर्थो आइसोमर होता है सोडियम सैलिसिलेट का, उसको हम सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, पैरा आइसोमर को नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा आइसोमर को यहाँ पर हमें सेपरेट करना होगा। तो ऑर्थो और पैरा आइसोमर को हम किसकी हेल्प से सेपरेट करते हैं, कौन सी प्रोसेस है वो, स्टीम डिस्टिलेशन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑर्थो आइसोमर जो है वो पैरा आइसोमर से ज़्यादा वोलेटाइल होता है, इसलिए जब हम उसको हीटअप करते हैं उसकी वेपर जल्दी बन जाती है। तो इस तरीके से हम ऑर्थो आइसोमर यानी कि सैलिसिलिक एसिड को सेपरेट कर लेते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रीमर टीमन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो रीमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, बेसिकली यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है, जैसे कॉल्बे श्मिट रिएक्शन या कॉल्बे रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा है, सैलिसिलिक एसिड, उसी से रिलेटेड एक कंपाउंड बनता है रीमर टीमन रिएक्शन में, सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है। कौन सा कंपाउंड बनता है, सैलिसिल्डिहाइड। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कॉल्बे श्मिट रिएक्शन में कंपाउंड है सैलिसिलिक एसिड, उसमें यहाँ COOH ग्रुप है क्योंकि वो एसिड है, और सैलिसिल्डिहाइड में यहाँ आप देख रहे हैं CHO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड आ जाएगा। तो दोनों कंपाउंड ऑलमोस्ट सेम है, सैलिसिलिक एसिड में यहाँ COOH ग्रुप आएगा और सैलिसिल्डिहाइड में यहाँ CHO ग्रुप आएगा।
तो जब भी हम फिनॉल को हीटअप करते हैं क्लोरोफॉर्म और NaOH की हेल्प साथ में, तो बीच में इंटरमीडिएट्स बनते हैं और फाइनली वो इंटरमीडिएट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सैलिसिल्डिहाइड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी वुल्फ किशनर रिडक्शन। ठीक है, वुल्फ किशनर रिडक्शन भी एक रिडक्शन प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है, जितने भी एल्डिहाइड्स होते हैं और कीटोन्स होते हैं, आप जानते हैं कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का रिडक्शन किस में होता है, उनके कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स में होता है। पहले भी हमने इसी टाइप की एक रिएक्शन पढ़ी है, बट यहाँ पर क्या होगा, वुल्फ किशनर रिएक्शन में जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो चेंज हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो वुल्फ किशनर रिडक्शन के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट को कौन सा यूज़ करते हैं, हाइड्राजीन। ये जो NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 कंपाउंड है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन कंपाउंड बोलते हैं। और जब भी हम किसी भी कंपाउंड की हाइड्राजीन से रिएक्शन कराते हैं तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। उस इंटरमीडिएट कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कॉमनली उसको हाइड्राजोन बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एल्डिहाइड की रिएक्शन कराई हमने किससे, हाइड्राजीन से। पहले कन्वर्ट हो गया वो किस में, हाइड्राजोन में। देन इट विल कन्वर्ट इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। जितने भी कार्बन एटम आपके रिएक्टेंट में होंगे, सेम उतने ही कार्बन एटम आपके किस में होंगे, प्रोडक्ट में। तब इस टाइप के हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी एल्डिहाइड्स के लिए भी यूज़ की जाएगी और यही रिएक्शन आपकी कीटोन्स के लिए भी यूज़ की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी विलियमसन सिंथेसिस। ये सिंथेसिस जो है, ये जो रिएक्शन है, ये बेस्ट मेथड है सिंपल और मिक्स्ड ईथर को बनाने के लिए। सबसे मेन पॉइंट इस रिएक्शन का यही है कि विलियमसन सिंथेसिस को यूज़ किया जाता है सिंपल और मिक्स्ड ईथर बनाने के लिए। अगर आपको सिंपल ईथर बनाने, सिंपल मतलब दोनों में कार्बन एटम सिमेट्रिकल ईथर्स बोल सकते हैं उसको। ठीक है, दोनों में कार्बन एटम सेम हो तो उसको सिंपल ईथर बोलेंगे और उसके लिए हम सेम कंपाउंड यूज़ करेंगे। ठीक है, एक ही टाइप का एल्केन हम, एल्काइल हैलाइड हम यूज़ करेंगे। अगर आपको मिक्स्ड ईथर बनाने हैं तो आप डिफरेंट टाइप के एल्काइल हैलाइड्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस रिएक्शन में होता क्या है, एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम फिनोक्साइड के साथ। ये सोडियम एल्कोक्साइड है और अगर बेंजीन के साथ ONA ग्रुप हो जाएगा, मैंने आपको पढ़ाया है, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, सोडियम फिनोक्साइड। तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ईथर्स में। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों हमारी क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंडेंसेशन रिएक्शन है। जैसे कि हमने बेंजोइन कंडेंसेशन पढ़ा था, वो भी एक कंडेंसेशन रिएक्शन है और यहाँ पर भी कंडेंसेशन होगा। दो इम्पॉर्टेंट बिग कंपाउंड्स आपस में कंबाइन होकर एक अलग बड़ा कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लेजन कंडेंसेशन बोलते हैं। और वो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड कौन सा है, बीटा कीटो एस्टर है हमारा। ठीक है, यानी कि ऐसा एस्टर जिसमें कि कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो बीटा पोजीशन पर, उस एस्टर को हम क्या बोलते हैं, बीटा कीटो एस्टर बोलते हैं। तो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या होगा, जब भी हम दो एस्टर के मॉलिक्यूल्स एक साथ लेंगे, बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या हो रहा था, बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स ले रहे थे और यहाँ पर हम एस्टर के, किसी भी एस्टर के दो मॉलिक्यूल्स लेंगे और ऐसे एस्टर के मॉलिक्यूल्स लेंगे जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर दोनों रिएक्शन करेंगे आपस में और किसका फॉर्मेशन करेंगे, बीटा कीटो एस्टर का। ठीक है, क्लियर हो गई ये रिएक्शन आपको। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलते हैं जो सोप्स बनाने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो बेसिकली इस रिएक्शन में होता क्या है कि जब भी हम किसी एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराते हैं एक्वस NaOH या एक्वस KOH के साथ, ठीक है, अल्कोहल के साथ उसकी रिएक्शन कराते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाती है उसके सोडियम और पोटेशियम साल्ट में, उस एसिड के सोडियम और पोटेशियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि वो जो सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं फैटी एसिड्स के, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सोप्स बोलते हैं। अब ये सोडियम और पोटेशियम साल्ट सेम ग्रुप से भी आ सकते हैं और डिफरेंट ग्रुप से भी आ सकते हैं। साथ ही इस रिएक्शन में एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड एज अ साइड प्रोडक्ट बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लिसरीन बोलते हैं या ग्लिसरॉल बोलते हैं। बाकी ये जो सोडियम और पोटेशियम साल्ट बन रहे हैं फैटी एसिड्स के,
फैटी एसिड्स ये हमने ऑयल और फैट यूज़ किया है जिसका हम रिएक्शन कराते हैं NaOH या QH के साथ, तो उनके सोडियम और पोटेशियम साल्ट बनते हैं फैटी एसिड्स के, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सोप्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी शॉर्टन बोमैन रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, शॉर्टन बोमैन रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो कंपाउंड्स हैं हमारे पास, जो बेंजीन के कंपाउंड होते हैं जैसे कि फिनॉल है, एनिलीन है या अदर अल्कोहल कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ये आपको ध्यान रखना है। एक्टिव हाइड्रोजन यानी कि जो रिएक्शन कर सके, उसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो, जैसे कि फिनॉल हो गया, एनिलीन हो गया या अल्कोहल हो गया, तो एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, वो बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, C6H5COCl, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। और अगर आपसे पूछे एसिटिल क्लोराइड क्या होता है, तो जो अभी पढ़ाया था आपको CH3COCl, ये हो गया एसिटिल क्लोराइड और ये हो गया क्या, बेंजोइल क्लोराइड। तो जब भी हम एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का बेंजोइलेशन कराते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं उसके फिनाइल या बेंजाइल कंपाउंड्स में, जैसे कि यहाँ पर बन रहा है फिनाइल बेंजोएट, यहाँ बन रहा है बेंजानिलाइट। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टन बोमैन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी टिशेंको रिएक्शन। ठीक है, टिशेंको रिएक्शन में क्या होता है, जितने भी एल्डिहाइड्स हों जिसमें कि चाहे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हो या अल्फ़ा हाइड्रोजन्स ना प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, उनकी रिएक्शन जब हम कराते हैं, केनिज़ारो रिएक्शन कराते हैं एल्यूमिनियम इथोक्साइड के साथ, एल्यूमिनियम इथोक्साइड, ये जो आपको कंपाउंड दिखाई दे रहा है AlOC2H5 का होल थ्राइस, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम इथोक्साइड। ठीक है, तो इसकी जब रिएक्शन होगी, दो मॉलिक्यूल्स हम लेंगे तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा और बाद में एक जॉइंट कंपाउंड हमें मिल जाएगा एस्टर। ठीक है, तो दोनों कंबाइन होकर लास्ट में एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, तब इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, टिशेंको रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ कौन सा रिएक्टेंट का आपको यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करना है, यहाँ पर कैटलिस्ट है एल्यूमिनियम इथोक्साइड। ठीक है, अगली रिएक्शन है हमारी लीबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन जो है वो यूज़ की जाती है, मैंने फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही यहाँ पर नोट किया है, दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर सेकेंडरी अमीन्स। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी सेकेंडरी अमीन्स की टेस्ट के लिए यूज़ की जाती है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली जितने भी एलिफेटिक और एरोमेटिक सेकेंडरी अमीन्स होते हैं उनकी रिएक्शन कराई जाती है नाइट्रस एसिड HNO2 से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि HNO2 एक नाइट्रस एसिड एक अनस्टेबल कंपाउंड है और इसको रिएक्शन के दौरान ही हमें बनाना होता है NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करा के। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस रिएक्शन में भी बनाया था। तो इसकी जब हम नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं सेकेंडरी अमीन्स की, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, तो वो रिएक्शन के थ्रू हमें क्या देता है, नाइट्रोसो अमीन्स का फॉर्मेशन करता है। कौन से अमीन्स का, N नाइट्रोसो अमीन्स, N का मतलब हो गया जो नाइट्रोजन से अटैच हो। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, लीबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो इसकी हेल्प से हम सेकेंडरी अमीन्स का टेस्ट कैसे करते हैं बच्चों, तो जो नाइट्रोसो अमीन हमारे पास बनकर आया है उसमें हम फिनॉल और कंसनट्रेटेड H2SO4 को ऐड करते हैं, तो जो सॉल्यूशन है उसका कलर ग्रीन हो जाता है। फिर हम उसमें एक्वस NaOH रिएक्शन डालते हैं और तो उसका कलर कैसा हो जाता है, डीप ब्लू कलर, और उसके बाद हम उसे जब डाइल्यूट करते हैं तो उसका कलर बाद में रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर ये सभी प्रोसेस हो रही हैं, पहले वो ग्रीन से ब्लू में कन्वर्ट होगा, ब्लू से वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि जो आपको अमीन दिया गया है वो कौन सा अमीन है, सेकेंडरी अमीन है। इस तरीके से लीबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी अमीन्स का टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन केनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, तो केनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, जितने भी एल्डिहाइड्स हैं जिनके पास अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होता है वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देते हैं एक्वस NaOH और एक्वस KOH की प्रेजेंस में। अब ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब भी एक ही रिएक्शन में कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो और साथ ही उसका रिडक्शन भी हो,
ठीक है, सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन हो, तब हम उस रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, केनिज़ारो रिएक्शन केवल वही एल्डिहाइड्स देते हैं जिनके पास अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पर अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है, और बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर भी अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल। ठीक है, इसमें भी क्या है, बेंजल जो अल्फा कार्बन एटम है वो प्रेजेंट नहीं है। तो इनके दो दो मॉलिक्यूल्स के आपस में रिएक्शन कराएंगे तो एक मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीडेशन होगा और एक मॉलिक्यूल का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल का, जिस मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा वो अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, और जिस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा वो क्या करेगा, एसिड के साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। तब इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, केनिज़ारो रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और अगर एक ही कंपाउंड में क्या हो रहा हो, खुद से रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, तब उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर केनिज़ारो रिएक्शन। जैसे कि मैंने यहाँ पर नीचे एग्जांपल नोट किया है, ग्लाइओक्सल का जब हम रिएक्शन कराते हैं एक्वस NaOH के साथ, तो वो कंपाउंड में खुद से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, एक ही पार्ट में रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर केनिज़ारो रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड द लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस लेक्चर, हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हेलोफॉर्म रिएक्शन बेसिकली यूज़ की जाती है, इसको हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि मोस्टली ये आयोडीन के लिए ही यूज़ की जाती है। तो जितने भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिनमें कि CH3CHOH ग्रुप अटैच हो, चाहे वो हाइड्रोजन से अटैच हो या कार्बन से अटैच हो, या उसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो, केवल वही हेलोफॉर्म रिएक्शन को देते हैं। तो जब हम उनको ट्रीट करते हैं किसके साथ, आयोडीन या हेलोजन, कोई भी हेलोजन ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बेसिकली हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन टेस्ट करते हैं इसके थ्रू, तो इसीलिए हम आयोडीन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। आप ब्रोमीन भी यूज़ करते सकते हैं, क्लोरीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम ज़्यादा मात्रा में एल्कली यानी कि NaOH या KOH और आयोडीन के साथ ऐसे कंपाउंड्स की रिएक्शन कराते हैं, तो येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। ये येलो प्रेसिपिटेट होते हैं किसके, आयोडोफॉर्म के। ठीक है, तो रिएक्शंस आपको दी हुई हैं, और साथ में मैंने यहाँ पर ये नोट भी किया हुआ है कि कौन कौन से कंपाउंड इस रिएक्शन को देते हैं। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुकी है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है IIT JEE और नीट में भी कई बार ये रिएक्शन पूछी जा चुकी है। तो जितनी भी रिएक्शंस मैंने आपको पढ़ाई हैं, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए आप, जितनी भी रिएक्शंस हैं। ठीक है, और आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको इन्हीं इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस का कहाँ पर यूज़ होता है, कैसे यूज़ किया जाता है कन्वर्जन्स में, तो वो सभी आपको मैं सिखाने वाला हूँ। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।